प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका मित्र आनंद शर्मा। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। यह बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है मित्रों। और नए सिलेबस में इसे शामिल किया गया है, तो बहुत संभावना है कि ये पूछा जाएगा। 7 या 10 ये इसका पूर्णांक रह सकता है इस प्रश्न का। आज हमारा चर्चा का विषय है इथेनोबायोलॉजी। सिलेबस में कहाँ एग्जिस्ट करता है आप जानते हो? हमारा जो तीसरा प्रश्न पत्र है, पेपर थर्ड का पार्ट बी, और इसकी यूनिट वन में ये टॉपिक दिया हुआ है, तो वहां आप जाकर इसे देख सकते हैं। आराम से नोट्स बना ले, 2 पेज का। अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा और इसके अनुप्रयोग आप वैसे का वैसे लिख दोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो क्या होता है इथेनोबायोलॉजी, पहले ये जान लेते हैं, तब तो इसके अनुप्रयोग समझ में आएंगे। तो मित्रों, एक ग्रीक वर्ड होता है इथनो, और बायोलॉजी तो आप जानते ही हो। इथनो के साथ बायोलॉजी जुड़ा है। इथनो का अर्थ होता है लोग या समुदाय, और बायोलॉजी का मतलब होता है जीवन का अध्ययन करना। इन दोनों से मिलाकर के इस शब्द को बनाया गया है इथेनोबायोलॉजी का। लेकिन इसका अर्थ कुछ विशेष है, जुड़ा हुआ तो इसी से है, लोग समुदाय और उनके जीवन का अध्ययन। बायोलॉजी में तो विभिन्न जीवों का अध्ययन भी हम करते हैं, मनुष्यों के साथ साथ पादप, अन्य जीव सभी का अध्ययन करते हैं। तो किसी लोग समुदाय का अन्य जीवों के साथ क्या संबंध है, उसका अध्ययन यहाँ किया जाता है। और इस हिसाब से इथोनोबायोलॉजी का अर्थ हुआ मानव समाज तथा जीवों के बीच। बहुत ही महत्वपूर्ण कीवर्ड है। इन दोनों कीवर्ड को आपने वहाँ नहीं लिखा तो आपकी परिभाषा कमजोर पड़ जाएगी। मानव समाज व जीवों के बीच सांस्कृतिक व जैविक संबंधों का विश्लेषण करने वाला जो विज्ञान है, उसे इथेनोबायोलॉजी कहा जाता है। क्लियर हो गया? लिखते जाओ साथ में। तो मैंने यहाँ एक डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करी आपको। ये है मानव संस्कृति और ये है अन्य जीव उसके, और इनमें परस्पर संबंध है कि नहीं, आप ही बताओ। जीवों पे हम निर्भर है, जीव हम पर निर्भर है। प्रकृति ने ऐसा अन्योन्य आश्रित संबंध हमारा बनाया है। इस संबंध का जब हम वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं तो ये इथेनोबायोलॉजी कहलाता है। अब वैज्ञानिक अध्ययन क्या है, आप सोच रहे होंगे। इसको अंग्रेजों ने अपनी भाषा में साइंटिफिक स्टडी कहा है, अर्थात निश्चित सिद्धांतों के आधार पर, है ना, हर बिंदु का बारीक विश्लेषण करना ही, सिस्टमेटिक ढंग से अध्ययन जब किया जाता है तो वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। आप तो इतना सा याद रखें। तो मानव संस्कृति का, एक बार रिपीट करो मेरे साथ, मानव संस्कृति का अन्य जीवों के साथ परस्पर संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन इथेनोबायोलॉजी कहलाता है। परिभाषा बन गई? अरे बनी कि नहीं बनी? चलो और अच्छे से बता देता हूँ यार, उदाहरण से पहले आपको परिभाषा। चलो यहाँ आओ, मैं बताता हूँ। परिभाषा नोट करो। विभिन्न मानव संस्कृतियों द्वारा जीवित जीवों के साथ व्यवहार या उपयोग करने के तरीके का वैज्ञानिक अध्ययन इथेनोबायोलॉजी कहलाता है। ये थोड़ा लंबा हो रहा है, हालांकि हमने उन कीवर्ड को लेकर परिभाषा अच्छी बना ली है, फिर भी आप इसे याद करो। विभिन्न मानव संस्कृतियाँ हैं पूरे विश्व में अलग अलग, और अन्य जीवित जीव है कि नहीं है, पशु पक्षी, है ना, स्तनधारी, अनेक प्रकार के समस्त जीव ले लो आप। इनका व्यवहार क्या है और इनके उपयोग मानव की संस्कृति में कैसे यूजफुल है, इनका साइंटिफिक स्टडी, इनका अध्ययन क्या कहलाता है, इथेनोबायोलॉजी। हम इसे दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिखा है यहाँ? विभिन्न मानव संस्कृति, बायोटा और पर्यावरण के मध्य। ये थोड़ी अच्छी परिभाषा लगी मुझे, इसलिए मैंने यहाँ आपको लिए कोट किया है इसको। ये लिखना, विभिन्न मानव संस्कृति, बायोटा, अब बायोटा तो आप जानते हो, जीव जगत, और पर्यावरण। पर्यावरण और बड़ी अवधारणा हो गई, जिसमें जीव जगत भी आ गया, सारा हमारा वातावरण, है ना, स्थल मंडल, जल मंडल, सब चीज़ें आ गई, सबका संबंध, सबका समग्र रूप पर्यावरण हो गया। तो विभिन्न मानव संस्कृतियों, बायोटा और पर्यावरण के मध्य गतिशील संबंध। क्या संबंध हमेशा एक समान रहा है? नहीं रहा है। गतिशील संबंध है, लगातार बदल रहा है। और गतिशील इस लिहाज से भी है, परस्पर आश्रित हैं हम, है ना, जीवों पर, जीव हम पर। तो ये जो घटक है, इन सभी घटकों के संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? वैज्ञानिक अध्ययन करना, इथेनोबायोलॉजी। अब मुझे उम्मीद है कि आपको परिभाषा तो अच्छे से समझ में आ गई है। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। मित्रों, जैसे आपने देखा होगा चिंपाजी, चिंपाजी का जो समूह होता है वो एक विशेष प्रकार का सांस्कृतिक व्यवहार करता है ना, आपस में रिलेशन बना के रखता है। जीवों में भी ये चीज़ें पाई जाती है, संस्कृति मानव के अलावा जीवों में भी है। आपने पक्षियों का झुंड आकाश में देखा होगा, कैसे वो बिल्कुल एक लाइन बनाकर, है ना, चलते हैं, उड़ते हैं हवा में। देखा आपने कभी पक्षियों का झुंड को?
बिल्कुल एक कलाकृति आकृति बना देते हैं। क्या है आखिर इनके बीच में, इनका अध्ययन इथेनोबायोलॉजी है। हाथियों के परिवारों में सामाजिक संगठन देखने को मिलता है मित्रों, इनका अध्ययन इथेनोबायोलॉजी। ये उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, और फिर ये बहुत व्यापक अवधारणा है, इतनी छोटी बात नहीं है ये कि सिर्फ ये अध्ययन है। मानव से क्या संबंध है, मानव की संस्कृति में इनका क्या योगदान है। हम तो, हमारी भारतीय संस्कृति तो मित्रों पशु पूजक है, जीव मात्र के प्रति दया की बात करती है। क्यों करती है? ये इथेनोबायोलॉजी तो आज इस सब्जेक्ट का विषय बना है। हम हजारों साल पहले ये मूल्य दे चुके हैं संसार को कि हम प्रकृति पूजक समाज हैं, हम प्रकृति का सम्मान करने वाले हैं। तो कौन कौन से विषय इसमें आते हैं इथेनोबायोलॉजी में? अनुप्रयोग से पहले ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। आप ये सोचोगे अनुप्रयोग पर टू द पॉइंट नहीं आए हो आप, मैं आऊँगा अनुप्रयोग पर, लेकिन अभी ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये समझ लीजिए कौन कौन से विषय इसमें आएंगे। देखो, जीवों के बीच सांस्कृतिक संचार होता है कि नहीं होता है? अरे विभिन्न जीव भी संस्कृति का पालन करते हैं, है ना। मनुष्य के साथ जीव भी करते हैं। सुबह मुर्गा बोलता है ना कुकड़ू को जगाने के लिए, उसको क्या पता है, वो जगाता है। कबूतर संदेश लेकर जाती थी एक समय, अभी वो स्थान ले लिया व्हाट्सअप टेलीग्राम ने, लेकिन वो जाती थी संदेश। तो वो संस्कृति है ना। हमारे गाय बैल का विवेक आप देखेंगे, हमारा जो गोवंश है ना, उनका इतना विवेक होता था, अकेले काम करते थे। चड़स जब गाँव में चलती थी, मैंने देखा है। अद्भुत वो संस्कृति, जीवों की संस्कृति थी मित्रों। आपको क्या बताऊं मैं, बहुत अद्भुत थी। अब तो हम शहरीकरण के कारण उन चीज़ों से वंचित रह रहे हैं। जीवों के व्यवहार व परंपराएं क्या हैं, इसका अध्ययन इथेनोबायोलॉजी में होगा। सहयोग व प्रतिस्पर्धा, किन मामलों में जीवों के मध्य सहयोग होगा, किन बिंदुओं पर प्रतिस्पर्धा रहेगी, कैसे उनके आवास को संरक्षण मिलता है, कैसे उनको प्रतिस्पर्धा के कारण नुकसान पहुंचता है, तो इनका अध्ययन इथेनोबायोलॉजी। विकास किन परिस्थितियों में होता है, इनका हम नोटिंग करते हैं। अनुकूलन कैसे बना लेता है कोई जीव, एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रजनन करने जाता है। जैसे ओलिव रिडले कछुआ आपने देखा होगा, ब्राज़ील के तट से कहाँ आता है, हमारे भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में आता है। तो कैसे आकर अनुकूलन स्थापित करता है, ये चीज़ें इथेनोबायोलॉजी में हमें पता चलती है। ठीक है, तो टू द पॉइंट क्या परिभाषा लिखोगे, मानव संस्कृति व जीवों के बीच परस्पर संबंध का वैज्ञानिक अध्ययन इथेनोबायोलॉजी है साहब। या कह सकते हैं मानव संस्कृति और बायोटा व पर्यावरण के बीच गतिशील संबंध का अध्ययन इथेनोबायोलॉजी है साहब। परिभाषा समझ में आ गई, उदाहरण समझ में आ गया, कौन सा सब्जेक्ट है ये भी समझ में आ गया। अब हम चलते हैं सिलेबस के बिंदु पर। उसमें लिखा है इथेनोबायोलॉजी के अनुप्रयोग। क्या उपयोग आएगा? अब परिभाषा से आपको स्पष्ट हो गया होगा क्या क्या अनुप्रयोग आएगा। इन 5 बिंदुओं के इर्द गिर्द रहकर आप सोचना, आपको आसानी से उत्तर बनेगा। हालांकि मैं इसके 8-10 पॉइंट आपको नोट करवा दूंगा। पहला है वन्य जीव संरक्षण। यदि आप अध्ययन कर लोगे जीवों का, तो क्या आप संरक्षण कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, है ना। किन परिस्थितियों में रहना उनको उचित लगता है, किन परिस्थितियों में उनकी क्षति होती है, उस अनुसार आप आवास बना सकते हो, वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान सब बना सकते हो। तो वन्य जीव संरक्षण कर पाओगे कि नहीं? बिल्कुल कर पाओगे। चिकित्सा व स्वास्थ्य, कौन से जीव हमारे चिकित्सा के लिए आवश्यक हैं, है ना, उनका क्या चिकित्सीय महत्व है मानव जीवन में, और जीवों की चिकित्सा के लिए परस्पर जीव क्या योगदान दे सकते हैं, है ना, अन्य जन। तो ये सब बहुत ही विस्तृत व्यापक अवधारणा है, उनका हो जाएगा। कृषि या पशुपालन, मित्रों पशुपालन तो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है कृषि के साथ साथ। तो पशुपालन व कृषि, पशुओं के माध्यम से कृषि हमने करना प्रारंभ किया। अभी तो जो ट्रैक्टर वैक्टर तो अभी आए हैं, पहले हम कैसे पशुओं का उपयोग करते थे, माल ढुलाई में, है ना, चड़स चलाने में, सिंचाई में बैलों का उपयोग किया जाता था। तो कितना महत्व है इथेनोबायोलॉजी का, उनके व्यवहार का अध्ययन करना। कृषि में विभिन्न किस्मों का जीवों का, है ना, आपने देखा होगा विभिन्न, एक चने में जो जीव होता है ना, उसकी जड़ में वो क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। ठीक है, तो उनका अध्ययन करना। कीट कैसे, बहुत सारे बगुले आते हैं, क्या करते हैं बगुले, हमारे उसमें फसल में लगने वाले कीटों को खा लेते हैं, फसल में वो होती है। मैं उदाहरण के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्या चीज़ें हैं, कितना विस्तारित बातें हैं ये सब। कृषि व पशुपालन का हो गया। शिक्षा व शोध की हम बात करें तो शिक्षा के लिए, है ना, आजकल जब MPPSC ने अपने सिलेबस में रखा, तो क्यों रखा, शिक्षा का विषय है कि नहीं, तो इसमें शोध का विषय भी है, क्योंकि हम अभी सतत विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं, विकसित भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी हो पाएगा जब सभी जीवों को समान रूप से अधिकार मिलेंगे, पर्यावरण संतुलन बना रहेगा। वैसे थोड़ी हम लाखों रुपए खर्च करके चीता लेकर आ रहे हैं यहाँ,
बताओ क्यों लेके आ रहे हैं? हमारा देश तो वैसे ही गरीब है, वहाँ चीता लाने का क्या मतलब है कुनों में? क्यों ला रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं इथेनोबायोलॉजी को कि जीवों का संस्कृति से क्या संबंध है, कैसे पर्यावरण संतुलन में प्रत्येक जीव का, प्रत्येक खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक चरण का योगदान है, ये हम समझते हैं। शिक्षा व शोध हमने किया है हजारों साल पहले, तो ये हम यहाँ से लिख देंगे। पर्यावरण संरक्षण में तो इसका योगदान है ही सही, मैंने अभी चर्चा में किया। अब ये बिंदु मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जो हमने अभी लिया है, इनमें से 8-9 बिंदु आप ऐसे भी सलंग भी लिख दोगे ना 7 नंबर के क्वेश्चन में या 11 नंबर के क्वेश्चन में, तो 10 नंबर वाले में तो आराम से आपका बनेगा। बहुत अच्छे पॉइंट मैंने यहाँ पे कोशिश करी है आपके लिए लाने की। इथेनोबायोलॉजी के अनुप्रयोग क्या है आखिर? चलो आ जाओ देखते हैं। जैव विविधता विकास में सहायक है कि नहीं है भैया? ये तो बताने की बात ही नहीं इतनी चर्चा के बाद। जैविक संसाधनों के प्रबंधन में सहायक, जैविक संसाधनों का प्रबंधन मान लो। अब जैविक संसाधन क्या है? जीव तथा जीव से मिलने वाले समस्त उत्पाद सब जैविक संसाधन कहलाएंगे। सारा हमारा पशुधन, पशुधन से मिलने वाला सारा उत्पाद सब जैविक संसाधन हो जाएगा। औषधीय पौधों के बारे में स्थानीय ज्ञान के विकास को बढ़ावा मिलता है। मित्रों अभी हम आयुष की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सार्वजनिक हेल्थ, समावेशी स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए हम आयुष, आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, सोवा रिक्पा इत्यादि चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ रहे हैं। और इन चिकित्सा पद्धतियों में हमारी जो प्राकृतिक औषधि है ना, उसका बहुत महत्व है। तो जब इथेनोबायोलॉजी इस औषधि और जीवों का अनुप्रयोग, इनकी महत्व हम समझेंगे, अध्ययन करेंगे ना, तो स्थानीय ज्ञान का विकास होगा और स्थानीय स्तर पर ही हमारे प्राचीन वैद्य उपलब्ध होने लगेंगे फिर से। सुश्रुत, धन्वंतरी और चरक जैसे विद्वानों का हमारा देश चिकित्सा के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर रहे, क्या ये उचित बात है क्या? बिल्कुल नहीं। हम इसे इम्प्रूव करेंगे हमारी कैपेसिटी को और इंडिया को आत्मनिर्भर निश्चित रूप से बनाएंगे। और आप जैसे अधिकारी जब सेलेक्ट होंगे ना, तो हमारा देश वैसे ही आगे बढ़ने लगेगा। खाद्य पौधों की स्थानीय किस्मों के विकास, अब देख लो ये भी, खाद्य पौधों के स्थानीय किस्मों का हम विकास करेंगे। अब ये स्थानीय किस्मों का क्या महत्व है? आपने जीआई टैग का नाम सुना है, पढ़ा है कि नहीं? जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। स्थानीय आधार पर किसी किस्म में बहुत विशेषता होती है, तो उनका विकास करके हम इंटरनेशनल मार्केट में अपनी पहचान स्थापित कर सकते हैं। कितना अनुप्रयोग है यार, मतलब कितना लिखो उस पर उतना कम पड़ता है मेरे मित्रों। आराम से आप लिख देना इन पॉइंट को। मेरे वीडियो को 2-3 बार रिवीजन कर लोगे, टॉपिक फिनिश है आपका। ये 15 मिनट का लगभग वीडियो जो बनने वाला है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। तो 2-3 बार देख लो ना टॉपिक, भले नोट्स भी मत बनाना, यूं ही समझ में आ गया वो तो। जैव विविधता संरक्षण में सहायक है। अनुप्रयुक्त विज्ञान, अनुप्रयुक्त विज्ञान यानी अप्लाइड साइंस व प्रौद्योगिकी के विकास में हम टेक्नोलॉजी का विकास कर रहे हैं। विभिन्न जीवों का देखो आजकल टेक्नोलॉजी, कितने जीनों को मिलाकर हम संयुक्त जीन बनाते हैं, है ना। बायोलॉजिकल चेंज करते हैं, नई नई किस्में, है ना, बनाते जा रहे हैं। और आनुवांशिक बीज तैयार कर रहे हैं, जैसे बीटी बैंगन, बीटी कपास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब इनका अध्ययन नहीं करोगे कि कौन सी कीट किसके प्रतिरोधक है ना, कौन सा कीट कौन सी बीमारी के प्रति प्रतिरोधक है, सब अध्ययन करेंगे तब तो टेक्नोलॉजी आएगी। बायोटेक्नोलॉजी का विकास कब होगा? जब इनका अध्ययन करेंगे। इथेनोबायोलॉजी का विस्तृत अध्ययन करेंगे तब तो जाके बायोटेक्नोलॉजी में सक्षम हो पाएंगे। अनुप्रयुक्त विज्ञान, अप्लाइड साइंस, यानी जिनको हम दैनिक जीवन में अप्लाइड करते हैं ना, वो विज्ञान कैसे बनेगी? इनके उपयोग से। तो बहुत बड़ा अनुप्रयोग हो गया। वैश्विक स्तर पर समस्याओं, खाद्य संकट इत्यादि का हल करना। अब ये कैसे? वैसे ही नई आप किस्में लाओगे जिनकी पैदावार ज़्यादा अधिक रहेगी, है ना। वैसे जीव का प्रोडक्शन, जैसे मत्स्य उत्पादन को बढ़ाना है आपको, जैसे आपको और भी फूड के लिए जितने जीवों हैं उनका विकास करना है, तो आप कैसे करोगे? बुनियादी साधन कैसे बनेगा ये? जब इनका अध्ययन करेंगे, इनका अनुप्रयोग है, अध्ययन से जो निष्कर्ष निकलेगा उनके अनुप्रयोग से हम सक्षम हो जाएंगे वैश्विक स्तर पर खाद्य समस्याओं का समाधान करने के लिए। इथेनोबायोलॉजी के अध्ययन द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय समस्याओं को हल किया जा सकता है। आजकल कितनी पर्यावरणीय समस्या आ रही हैं आप जानते हो। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, हमारा तापमान बढ़ रहा है, हमारा मानसून ही डिस्टर्ब हो गया मित्रों। क्यों डिस्टर्ब हो गया है मानसून? पेड़ों को काट दिया हमने, महत्व नहीं समझा जीवों का। इथेनोबायोलॉजी के अनुप्रयोग से अध्ययन के द्वारा हम पर्यावरणीय समस्याओं को हल कर सकते हैं, विभिन्न जीवों के अनुकूल बनाने का प्रयास कर सकते हैं दोस्तों। तो ये इथेनोबायोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और मैं तो बहुत अच्छा लगा इनको जोड़ा। और सबसे बड़ी बात तो इसको पढ़ने के बाद जीवों के प्रति जागरूकता और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम समझते हैं। प्रकृति ने हम सभी जीवों को जीवन का मौका दिया है,
हम इंसान विवेक था तो हमने क्या किया, हमारे घर बना लिया, रोटी कपड़ा मकान बना लिया, अन्न को स्टोर कर लिया कि भविष्य में उपयोग में लेकर आएंगे। लेकिन हमारा कर्तव्य यह है कि हम जीव मात्र के प्रति दया भाव रखें। जैसा ईश्वर सभी को समान पोषण, जैसे सूर्य उदय होता है तो सभी को समान रूप से प्रकाश देता है ना, ऐसे हमारा भी कर्तव्य है कि संसाधनों को अकेले इकट्ठे करके नहीं रखें, सबके साथ बांटें। सबको बांटने से बढ़ता जाएगा, आपका ज्ञान हो, आपका धन हो, आपका प्रेम हो, स्नेह हो, सब चीज़ों इनको बांटना सीखें, तब जाके एक हम अच्छे सभ्य समाज की स्थापना कर पाएंगे। और बहुत स्वागत योग्य कदम है ये इथेनोबायोलॉजी का जुड़ना। आज मैंने आपके लिए वीडियो बनाया। इस वीडियो के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आंसर राइटिंग बेहतरीन तरीके से इसको अच्छे से निपटा के आना। अगर 10 नंबर में आ जाए ना तो 8 नंबर लेके आना, ऐसे जमाना मेरे दोस्तों। इसको 7 नंबर में भी आप आराम से कर देना, इसको 7 में से 5 नंबर लेके आना कम से कम हमें। और इसी प्रकार मैं आपको आगे वो वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूँगा। आप चिंता मत करें, आपका मेंस का सिलेबस जो कंप्लीट नहीं होता है, कोई टॉपिक अगर नहीं बनता है तो मुझे आप कमेंट में बता दें, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा आपके लिए, ठीक है। जितना हो सकेगा मैं मदद करूँगा आपकी। और व्यवस्थित हमारी श्रृंखला जो चल रही है, आप वीडियो में जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक करिए। हम यूनिट 2 पहले पेपर की, यूनिट 5 हमारी यूनिट 2 कंप्लीट हो गई, यूनिट 5 चल रही है। इसके अलावा हम दर्शन शास्त्र हमने स्टार्ट कर दिया, वहाँ हमारा चल रहा है। कंप्यूटर की यूनिट हमारे तीसरे पेपर की यूनिट 2 जो है पार्ट बी की, वो चल रही है। आप जाइए चेक कीजिए, जितना मुझसे बन रहा है मैं कर रहा हूँ। और आपका स्नेह इसी तरह बना रहेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि कर भला तो हो भला। ठीक है मित्रों, अब मुझे अनुमति दीजिए। बाय बाय, जय श्री राम।